नमस्कार दोस्तों, कहानियों के गुच्छे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नई और मनोरंजक कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संजीवक एवं पिंगलक की कथा भाग 4। दमनक को प्रधानमंत्री पद प्राप्त हो गया तो उसने अपने भाई करकट को भी मंत्री बना दिया। करकट ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम सचमुच नीति शास्त्र के पंडित हो। तुमने बड़ी कुशलता से अपना खोया हुआ अधिकार और सम्मान प्राप्त किया है। दमनक यह सुनकर कुटिलता से हंसा। उसने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरी कूटनीति का प्रथम चरण है। जो कुछ भी कहना वह पूरा खेल देखने के बाद कहना। राजनीति में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सत्य नहीं होता। जिस कूटनीतिज्ञ की नीति को सभी समझ जाएं, वह कूटनीतिज्ञ कैसे हुआ? करकट ने आश्चर्य से पूछा, अब क्या होगा? दमनक बोला, अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद उसे स्थायी बनाना भी आवश्यक होता है। मैं अब वही प्रयत्न करने वाला हूँ। करकट की समझ में कुछ नहीं आया, परंतु दमनक अपने को अधिक बुद्धिमान सिद्ध कर चुका था, इसलिए वह चुप ही रहा। उधर पिंगलक एवं संजीवक की घनिष्ठता बढ़ती ही चली गई। वर्धमान के घर विद्वानों की जमघट होती थी। संजीवक को धर्म के सार का ज्ञान था। उसने पिंगलक को ज्ञान और धर्म का ऐसा उपदेश दिया कि वह सांसारिकता और राजकाज से विमुख होकर प्रत्येक समय ज्ञान प्राप्ति में ही निमग्न रहने लगा। उसने पुरुषार्थ भी त्याग दिया। फल यह हुआ कि सेना निष्क्रिय हो गई। मंत्रीगण भी मनमानी करने लगे। जो प्राणी राजा पर ही आश्रित थे वे भूखे मरने लगे। सैनिक वन्य प्राणियों का संहार करके क्षुधापूर्ति करने लगे। यह सब देखकर करकट अत्यंत दुखी हुआ। उसने दमनक से कहा, भाई, तुमने इस सन्यासी को राजा से मिलवाकर अच्छा नहीं किया। ज्ञान से परलोक सुधरता है, यश और सम्मान भी प्राप्त होता है, परंतु इससे धन या भौतिक क्षुधा तृप्त नहीं होती। इसके लिए पुरुषार्थ आवश्यक है और यह प्राणी राजा को पुरुषार्थहीन बना रहा है। राज्य में अव्यवस्था, लूटपाट, हिंसा की घटनाएं घट रही हैं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लड़ने का अभ्यास छूट गया तो हमारे सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े होंगे। ऐसे में कोई आक्रमण हो गया तो? आप ठीक कहते हैं। मैंने अपने विनाश का कारण स्वयं उत्पन्न किया है, परंतु अब किया क्या जाना चाहिए? उचित तो यही है कि उस विषव और राजा को वस्तुस्थिति का ज्ञान करा दिया जाए। इससे वह चेतेगा। राजा के मस्तिष्क को नियंत्रित करना इतना सरल नहीं होता। मुझे पुनः अपनी नीति का प्रयोग करना होगा। दमनक ने कहा, क्या करोगे? करकट ने उत्सुकता से पूछा। आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। यह कहकर दमनक पिंगलक की राजसभा की ओर प्रस्थान कर गया। दमनक ने पिंगलक से एकांत में भेंट की। उससे घबराए स्वर में कहा, महाराज, एक अत्यंत भयंकर सूचना है। प्राणों का दान मिले तो कहूँ। कहो दमनक, तुम मेरे प्रिय मंत्री हो। तुमने मुझे संजीवक जैसा मित्र प्रदान किया है। तुम्हारी कोई भी बात मुझे अप्रिय नहीं लगेगी। पिंगलक ने स्नेह से कहा, महाराज, संजीवक के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूँ। वह आपसे द्रोह भाव रखता है। आपकी हत्या करके राज्य पर अधिकार करना चाहता है। इस कार्य में वह मेरी सहायता भी चाहता था, क्योंकि वह मुझे अपना मित्र मानता है। मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए यह सूचना देने आपके पास आ गया। इस वज्र जैसे आघात से पिंगलक मूर्छित होकर गिर पड़ा। दमनक ने तुरंत उसे सैया पर डालकर शीतल जल के छींटे दिए। उसके होश में आते ही उसने पूछा, महाराज, आप स्वस्थ तो हैं? पिंगलक की आंखों में आंसू भर आए। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे प्राणों का भय नहीं, इस राज्य की भी चिंता नहीं, परंतु जिस प्राणी को मैंने स्वयं से भी अधिक विश्वास किया, उसके संबंध में ऐसी कल्पना भी कि वह मेरे अहित की सोचता है, मुझे हजारों नरक की यातना में डाल रही है। आह मित्र, तूने यह क्या किया? तुझे राज्य चाहिए था तो मुझे कहता, मैं स्वयं तुम्हारे लिए सिंहासन छोड़ देता। यह विश्वासघात किस लिए? दमनक ने पिंगलक की यह दशा देखी तो प्रसन्न हो उठा, किंतु प्रकट में गंभीर स्वर में बोला, महाराज, यह समय शोक करने का नहीं है। ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको समय रहते विश्वासघात की सूचना प्राप्त हो गई। आपको संजीवक के आचरण पर दुखी भी नहीं होना चाहिए। राज्य, अधिकार और धन के लिए तो भाई भाई की पीठ में छुरा भोंक देता है। वह तो केवल मित्र है, परंतु सच्चा मित्र भाई से बढ़कर हितैषी होता है। मैं कैसे मान लूं कि मेरा मित्र ही मेरे प्राणों का शत्रु बन बैठा है? बुद्धि तुम्हारी सूचना को सत्य मानती है, परंतु मेरा हृदय इस सत्य रूपी गरल को ग्रहण नहीं करता।
मित्र सच्चा है या झूठा, यह तो समय एवं परिस्थितियां ही बताती हैं। जब तक सोने को कसौटी पर घिसा नहीं जाता, उसकी चमक से उसके मूल्य का ज्ञान नहीं होता। मीठी वाणी, सात्विक वेशभूषा किसी की सज्जनता का चिन्ह नहीं है। महाराज, मैं आपको सावधान करने आया था, सो कर चुका। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। दमनक पिंगलक को शोक विह्वल छोड़कर राजमहल से निकला और सीधे संजीवक के पास पहुंच गया। उसने घबराए स्वर में कहा, मित्र, न जाने क्यों पिंगलक तुम पर कुपित हो गया है। वह तुम्हें मार डालना चाहता है। तुम एक सज्जन जीव हो। तुमने मेरे मित्र मानकर मुझ पर विश्वास भी किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सावधान कर दूं। संजीवक भी यह सुनते ही मूर्छित हो गया। उसके हृदय पर गहरा आघात लगा। जब उसकी चेतना लौटी तो वह मार्मिक भाव से विलाप करने लगा। फिर उसने दमनक से पूछा, मेरा क्या दोष है? मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, सदा उसका कल्याण ही चाहा। मित्र, दमनक ने कहा, तुम बहुत भोले हो। भला राजा भी किसी का मित्र हुआ है? समर्थ और शक्तिशाली लोग स्वयं से हीन और दुर्बल लोगों को मित्र नहीं समझते। यह सारा उनका पाखंड होता है। राजा ने तुम्हें मित्र इसलिए बनाया था कि वह तुम्हें शक्तिशाली समझता था। इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारे बलाबल का मूल्यांकन कर चुका है। अब वह तुम्हें मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहता है, क्योंकि वह समझता है कि तुम कभी भी उसका राज्य हड़प सकते हो। ओह, संजीवक ने क्षुब्ध भाव में कहा, किसी ने सच ही कहा है कि दुष्ट और हिंसकों की संगति नहीं करनी चाहिए। नीच और कपटी स्वयं के अनुसार ही दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। भला मुझे राज्य से क्या मतलब? शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है कि जाति स्वभाव कहीं नहीं बदलता। नीम के फल को कितना भी गुड़ और घी में पकाया जाए, उसका कड़वापन दूर नहीं होता। मैंने इस हिंसक सिंह को मित्र बनाकर ज्ञान देकर यह समझा कि यह अहिंसक हो गया है, किंतु उसकी जातीय प्रवृत्ति ज्यों की त्यों ही रही। दमनक संजीवक को विलाप करता छोड़कर चला गया। संजीवक ने सोचा कि प्राण बचाने के लिए उसे भाग जाना चाहिए। फिर यह सोचने लगा कि भाग कर जाएगा कहाँ? दुनिया में उसका है ही कौन? वह भी विधाता द्वारा रचित एक जीव है। इस धरती पर जीवित रहने का अधिकार उसका भी है। यद्यपि सिंह अत्यधिक शक्तिशाली है, तथापि जीवन रक्षा के लिए संघर्ष करना उसका कर्तव्य है। भले ही वह इस युद्ध में मारा जाए, परंतु उसे कोई कायर तो नहीं कहेगा। संजीवक के साथ आगे क्या होता है, जानने के लिए सुनते रहिए कहानियों के गुच्छे।